जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारा पहला सेशन है कार्डियक कनेक्ट का। इसमें हम जो इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, और आप लोग कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपने आपकी कुछ क्वेरीज हों वो भी, उसको भी हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, साउंड क्वालिटी ठीक है, सारों को ठीक नज़र आए? ओके, नेक्स्ट। सो 19 years old female, she presented with complaints of chest pain. Next. तो ये ईसीजी है। तो आप ऐसे पेशेंट को कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे? कोई भी 19 years old फीमेल आपके पास आए और आपके पास वो चेस्ट पेन के साथ आती है, और आप डेफिनेटली आपका जो पहला होता है आप हिस्ट्री लेती हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें चेस्ट पेन की एवेल्यूएशन के लिए सबसे पहले ईसीजी है। तो ईसीजी में आप करवाते हैं और ये आ जाता है, आपने उसकी एग्जामिनेशन किया, उसका ब्लड प्रेशर है 110/70 है, और हार्ट रेट उसका आ जाता है वही 95 बीट्स पर मिनट, और रेस्पिरेटरी रेट है 22 ब्रेथ्स पर मिनट, और वाइटली स्टेबल है, और ये उसकी ईसीजी है। सो आप में से कोई इस ईसीजी की फाइंडिंग्स बता सकता है? डॉक्टर आयशा आप बता सकते There is T-wave inversion in lead AVR, in lead V2, as well as V1, and rate and rhythm are regular and normal. हैं? Any other finding? सर नॉर्मल रिदम है और Stop लगा दो इसमें। रेट भी नॉर्मल है। इन सारों का आएगा? Okay. सर नॉर्मल ईसीजी है ये तो। सर इसमें तस्वीर हाँ। में टी-वेव और एस जो है ना वो ट्रेंगुलर एस की रिफ्लेक्शन है इसमें माइल्ड। अच्छा, डॉक्टर नायाब ने कहा कि ये नॉर्मल है। हाउ इज इट नॉर्मल? सर इसमें तो टी वेव इन्वर्जन आ रही हैं एवीआर में, V1 V2 और V3 में, तो ये नॉर्मल कैसे, ये बता सकते हैं आप? सर अकॉर्डिंग टू एज अगर मैं देखूं, अगर ये ईसीजी देखूं और पेशेंट की कंडीशन देखूं, तो सर उसके अकॉर्डिंग ये मुझे नॉर्मल लग रही थी। और बाकी ओके, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। सो बेसिकली दिस इज़ अ फीमेल पैटर्न, राइट? और आमतौर पे जो यंगर पेशेंट्स होते हैं उसमें ये V1 से V3 तक ये जो टी वेव इन्वर्जन्स होती हैं, और ख़ास तौर पे फीमेल्स में, इनको देख के कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक AVR की बात है, तो AVR में हमेशा किसी भी नॉर्मल ECG में आपको टी वेव इन्वर्जन्स ही मिलेंगी, राइट? जो जिन लीड्स में हर नॉर्मल ECG में टी वेव इन्वर्जन्स हैं और ये एस वेव प्रोमिनेंट होगी, इन अदर वर्ड्स सिंपली स्पीकिंग जो QRS कम्प्लेक्स है डाउनवर्ड होगा, वो AVR है और V1 है, राइट? सो नॉर्मली इसमें क्या होता है, आर वेव प्रोग्रेशन होती है। आप इधर आर वेव देखें, बिल्कुल एक नेग्लिजिबल सी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्रेस करके V4 में ये इट इज़ एक्चुअली मोर देन द एस वेव। ये एस वेव है और ये आर वेव है, राइट? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो इस्कीमिया है, इस्कीमिया इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, right? To establish ischemia, we do not need an ECG, we do not need a trop or any other cardiac biomarker. The most important thing to pay attention is age of the patient, gender of the patient, and risk profile. अगर यही ECG किसी जस्ट सही फॉर एग्जांपल 50 years ओल्ड मेल की हो, जो डायबिटिक भी है और हाइपरटेंसिव भी है, स्मोकर भी है, और पेशेंट को यही सिम्टम्स हैं, उसको मैं किसी और तरीके से ट्रीट करूँगा। लेकिन एक 19 years ओल्ड फीमेल जो इन्हीं सिम्टम्स के साथ आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द चेस्ट पेन, इसको मैं किसी और तरीके से ट्रीट करूँगा या एक्सपेक्ट करूँगा और इवेल्युएट करूँगा या इन्वेस्टिगेट करूँगा। ऐसे पेशेंट के लिए जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट करवाना चाहूँगा ये होगा, मैं उसकी हीमोग्लोबिन लेवल्स देखूँगा, और वैसे उसके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको रूल आउट करूँगा, और मस्कुलर स्केलेटल इसका जो वर्कअप है वो करूँगा। और अगर वर्कअप पेशेंट
ज़ाहिर है कि हर कोई नहीं करवा सकता, और सिंपली सीबीसी करने के बाद और एक क्योंकि एको हमारे पास अवेलेबल होती है, एक शॉर्ट एको, क्योंकि इस तरह के आम तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं, यंगर पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनमें हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कई दफ़ा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, एएसडीज़ होते हैं, वीएसडीज़ होते हैं, कोई डिफेक्ट्स होते हैं, वेल्वुलर लीजन्स होती हैं, तो उनको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए आप एक क्विक एको आप कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं भी है तो आप फिज़िकल एग्जामिनेशन अगर आपकी अच्छी है, स्टेथ से अच्छे तरीके से आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, तो दैट्स इट। सो नेक्स्ट, so next case is a 45 years old female with complaints of palpitations, and she has a difficulty in sleeping, and it's happening for so many days, and she has multiple visits to different clinics and doctors. Next. So after quick history and examination, this was her ECG. So can anyone explain this ECG? Sir, heart rate is around 130. There's tachycardia. Okay. Rhythm is regular, and considering this ECG looks like SVT. अच्छा, किसी ने कहा V2 और V3 में माइल्ड एसिड डिप्रेशन हैं, सो व्हाट अबाउट V5, V6, V4 या V6 में तो बड़ा प्रोमिनेंट नहीं है, क्या कहें? यस, वेरी वेल पिक्ड एक्चुअली, सारों ने इसको एसिड डिप्रेशंस को पिक किया है। So, अच्छा, इस ये ECG शेयर करने का मकसद ये था कि एसिड डिप्रेशंस को थोड़ा सा करना है। बेसिकली जो जब पेशेंट को टेकीकार्डिया होता है ना, कई दफ़ा टेकीकार्डिया इंड्यूस्ड एसटी डिप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन वी हैव टू रूल आउट इस्कीमिया। सो इनका हमने ड्रॉप करवाया, इनकी एक क्विक एको भी की जो कि नॉर्मल थी, और उसके बाद हमने जस्ट इनका रेट कंट्रोल किया। इनके कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, डायबिटीज़ नहीं थी, हाइपरटेंशन नहीं था, और फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी। सो नेक्स्ट ECG करें। So this is sinus tachycardia. या दिस वाज अ साइनस टेकीकार्डिया, नॉट एसवीटी। सो ये सेम पेशेंट की ECG है। सो जस्ट हमने उसको टेकीकार्डिया सेटल किया है, और यू कैन सी कि जितनी भी एसटी डिप्रेशंस थी, आप एक दफ़ा दोबारा दिखाएं पीछे वाला, ये देखें आप V5 V6 में कितने ज़्यादा एसटी डिप्रेशंस हैं। नेक्स्ट V5 V6 इसमें अब वो ठीक हो गए हैं, ठीक है। सो अब इसमें बट स्टिल वी कैन नॉट स्टॉप हेयर। अगर पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन, एक्सर्शनल चेस्ट पेन, एक्सर्शनल सिम्टम्स और चेस्ट डिस्कम्फर्ट और एनीथिंग लाइक दैट, एंड वी सस्पेक्ट some degree of likelihood of ischemic heart disease, so we should advise her some non-invasive test like ETT or CT angio or something like that. लेकिन बेस्ड ऑन हर जस्ट हर हिस्ट्री एंड प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, एक टर्म होती है उसे कहते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। उसमें डिफरेंट वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, उसमें उसकी पेशेंट का एज, जेंडर, रिस्क प्रोफाइल और टिपिकलिटी ऑफ द सिम्टम्स, उन सारों चीज़ों को पुट इन किया जाता है। तो जब इसको सारों को हमने पुट इन किया, सो इट केम आउट टू बी अ वेरी लो लाइकलीहुड ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। पेशेंट गॉट इम्प्रूव्ड, और हमने इसको फ़िलहाल कुछ बीटा ब्लॉकर्स, रेट लिमिटिंग ड्रग्स, उसके साथ हमने इसको रिचार्ज किया, लेकिन वी विल कीप हर ऑन फॉलो अप, और इसको दोबारा जब नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो दोबारा इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। चलें जी, नेक्स्ट। सो 76 years old male with complaints of shortness of breath and palpitations, ECG। सो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? ऊपर को जो काम कर रहे हैं ना, उनको कहें कि अभी नॉइज क्रिएट हो रहा है, बिना करें। ओके, साइनस टैकीकार्डिया है, ओके, और सर ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं। वेरी गुड।
वेरी वेल। तो सर ये पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली उसमें है, फेलियर में जा रहा है। ओके, अभी हम सिर्फ इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या, एक ब्रॉड कम्प्लेक्स इसके क्यूआरएस है और इरेगुलरली इरेगुलर है, और ये एलबीबी पैटर्न है, ठीक है। सो बेसिकली बेस्ड ऑन ईसीजी इट्स एन एफिब विद लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सो इसको मैनेज कैसे करेंगे? सर ये डिपेंड करता है कि ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को, अगर फेलियर में है तो फेलियर को सेटल करेंगे, साथ एफिप के लिए एफिप का ट्रीटमेंट करेंगे। गुड, सर उसमें हम ब्लड थिनर्स भी देंगे, रेट भी कंट्रोल करेंगे और फेलियर को सेटल करेंगे। वेरी नाइस। सो एट्रियल फिब्रिलेशन में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल, एंड सेकेंडली इज एंटीकोagulation बेस्ड ऑन चैड वेस्ट स्कोर। सो डेफिनेटली चैड वेस्ट स्कोर इनका ज़्यादा है, जिसकी वजह से एंटीकोagulation इनको करनी ज़रूरी है। और पहले चैड वेस्ट स्कोर हुआ करता था, अब उन्होंने जो जेंडर कैटेगरी है उसको हटा दिया, अब चैड वा स्कोर आ गया, राइट। वो खैर वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। तो अब इनको बेसिकली क्योंकि पहले हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ईसीजी नहीं थी और एफिब की, और लाइकली न्यू ऑनसेट था। सो हमने इनको ट्रायल दिया रिदम कंट्रोल का, हमने इनको एमायोड्रोन दिया और साथ एंटी कोआगुलेशन स्टार्ट की, और एमायोड्रोन से ये रिवर्ट हो गए, राइट। जब ये गए हैं तो साइनस था इनका। सो साथ इनको फेलियर भी था, उसको हमने ट्रीट किया। सो पेशेंट इम्प्रूव करके फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। जी, माइक ले लें। सर एक क्वेश्चन है कि सर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, सर उसमें हम ईसीजी में किस तरह उस चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसे प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर मैं इसको बहुत सिंपली थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं जस्ट ईसीजी पे, सो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ अगर आप V1 और V2 को एज क्राइटेरिया कर लें, LBB के और RBB के बहुत से क्राइटेरियाज हैं, उन सब को एक्सट्रैक्ट करके अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं V1 और V2 जो है वो ब्रॉड हैं और डाउनवर्ड हैं, राइट। ये एलबीबी में होगा। आरबीबी में क्या होगा, V1 और V2 ब्रॉड होंगे और ये अपवर्ड हो गया जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है। ये सिंपलेस्ट, इसको याद रखें। और भी बहुत सा चीज़ों को देखने वाला होता है, लेकिन मेनली आप इससे कर सकते हैं। मतलब आप इसको आरबीबी नहीं कह सकते क्योंकि V1 और V2 डाउनवर्ड है। आरबीबी होगा, V1 V2 जो है वो अपवर्ड होगा, या इधर एम पैटर्न इस तरह बन रहा होगा। सर ये जो हमारे पास लीड 3 का है, इस तरह पैटर्न भी बन सकता है एलबीबी। जी, जिस तरह V3 में है उस तरह ये V1 V2 में इस तरह होगा, या वो थोड़ी सी नॉच आ जाएगी उसमें इस तरह करके ना। यस, एम पैटर्न आ जाएगा V1 V2 में। या दूसरे अल्फाज में आप ये याद कर सके कि V1 में अगर W पैटर्न है V1 V2 में, और तो ये LBB है, अगर इसमें M पैटर्न है तो ये RBB है। तो लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि W पैटर्न या M पैटर्न बिल्कुल M या W की तरफ बढ़ना ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा हर कम्प्लेक्स की, हर पेशेंट में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। ओके, 55 ईयर्स ओल्ड फीमेल एपिक गैस्ट्रिक एंड चेस्ट पेन, ये बेसिकली इनको 4 डेज से हो रही थी। नेक्स्ट ईसीजी दिखाएं इनके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसकी हमने एनजीओ भी की है। नेक्स्ट, इसमें एनजीओ के क्लिप्स भी दिखाएंगे। ये बेसिकली इसकी ईसीजी थी, लेकिन सी कि इसमें ना एसटी एलिवेशंस हमें नज़र आ रही हैं। V1 V2 V3 V4 V5 तक जा रही हैं, और साथ कुछ लीड 3 में भी हैं एसटी एलिवेशंस, और साथ V1 और लीड 1 और AVL में एसटी डिप्रेशंस हैं, राइट। सो नेक्स्ट करें ज़रा। हाँ, अब इसके वीडियोस खोलें ना। अब इसी पेशेंट की जो हमने एनजीओ की है उसके मैं आपको दिखाऊंगा। जो वीडियोस मैंने आपको सेंड किए ना वो ज़रा खोल लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंट को दो चीज़ों का हमने डिफ़ाइन करना है कि ऑनगोइंग इस्कीमिया चल रहा है या नहीं चल रहा, और दूसरा ये है कि इसको हमने इन्वेसिव मैनेजमेंट की तरफ जाना या नहीं है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज के उनको हम इंटरवेंशन की तरफ लेके जाएं या ना लेके जाएं, और अगर लेके जाना है तो फिर उसको हमने क्या करना है। ये नहीं है, इस दूसरी वाली, ये बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, नहीं, सो ये बेसिकली ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। हाँ जी, हाँ जी, यही वाली है।
सो इसको इधर से स्टार्ट करें, प्ले करें। ये कैल्सिफिकेशन है, सिर्फ फ्लोरा पे कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही थी। स्टार्ट करें, दोबारा स्टार्ट करें। सो प्ले करें इसको। ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं? प्ले करें इसको, प्ले कर दें जी। ओके, सो अगर इसको दोबारा मैं इधर से करूँ ना, ये देखें, ये हमने सिर्फ इसकी सिनी के इमेजेस लिए, ड्राई सिनी। जैसे हमने गाइड को इसको कैथेटर को एंगेज किया है, ये हमें ये नज़र आने लग गया। तो ये बेसिकली है क्या, ये सीवियर किस्म की कैल्सिफिकेशन है जो कि हमें नज़र आ रही होती है। और उसके बाद जब हमने इसको जैसे ही इसकी एंजियो करना स्टार्ट की है, तो पेशेंट के प्रेशर्स ड्रॉप करना शुरू कर गए। और ये उसकी एलएडी है, ये आपको नज़र आ रही है। आरसीए वाज मॉडरेटली डिजीज, ये मिड में आरसी है। लेकिन ये जो आप अगर दोबारा एलईडी में दिखाओ ना, ये देखें ज़रा, एलईडी में फ़्लो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश था, राइट। इसको अगर आप गौर से दोबारा देखें तो फ़्लो काफ़ी ज़्यादा स्लगिश था। ये देख रहे हैं इधर से ये ब्लॉक्ड है। चलें रनिंग में चलाएं जी, चलाएं। सो ये काफ़ी स्लगिश फ़्लो था। थोड़ा सा पीछे करें इसको। एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो ब्रांच है ये हाई डायगनल है बेसिकली। इसको आप रेमस भी कह सकते हैं बेसिकली, ये क्योंकि सड़क पहले निकल चुकी है, थोड़ा आगे से ये निकल रही। सो हाई डायगनल ब्रांच है, इसका भी ये स्लगिश फ्लो हुआ है। सो बेसिकली जो दो मेजर इसकी वेसल्स हैं, वन डायगनल, दैट इज़ एक्चुअली a branch of LED, and the next one is the LED itself। इनमें ये दोनों सब टोटल थे और पेशेंट शॉक में था। और हमने पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को बुलाया, उनको काउंसल किया और हाई रिस्क उनको एक्सप्लेन किया और उन्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। और देन वी वेंट फॉर स्टेंटिंग। इन दोनों को फिक्स करना था और इसी से पेशेंट ने ठीक भी होना था, राइट। और कैल्सिफिकेशन एलईडी में बहुत ज़्यादा थी, रनिंग में चलाया। सो अब मैं आपको ऐसा ऐसा आगे गाइड करता हूँ। ये वायर जा रही, ठीक है, ये एलईडी में वायर किया, उसके बाद बैलून किया है और लियन लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से इधर से इस जगह से कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो रही है, डिजीज़ भी स्टार्ट हो रही है और इधर तक डिजीज़ है, ये सारा डिजीज़ पोर्शन आ रहा है। इसको रनिंग में चलते रहने दें, डोंट स्टॉप इट, डोंट स्टॉप। ये बैलून से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। और आमतौर पर कैल्सिफिकेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम नॉन कंप्लायंट बैलून के साथ पहले लीजन को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट डिवाइसेस हैं वो गुजर सकें। और लीजन मॉडिफिकेशन के लिए भी हम एनसी का यूज़ करते हैं। और भी ऑप्शंस होती हैं, रोटा है, कटिंग बैलून्स है, स्कोरिंग बैलून्स हैं। सो हमने एनसी को यूज़ किया है इसको करने के लिए। और अगेन जो प्रॉक्सिमल वेसल है उसको भी हम एनसी से प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक दूसरा स्टैंड, टोटल लीजन लेंथ वाज सो मच अराउंड 50 to 60 मिलीमीटर्स। सो हमने एक पहले 26 का डाला है आगे स्टैंड मिड में, और साथ उसके ओवरलैप करके ये पीछे हमने 38 मिलीमीटर का स्टैंड करके ये आप देख रहे हैं सारा जो है एलईडी अब कितने अच्छे तरीके से ये हो गई। और जैसे ये सारा कुछ हुआ है पेशेंट स्टार्टेड इम्प्रूविंग। एक्चुअली एलईडी वाज द मेन कल्प्रिट और ये काफ़ी बड़ी थी। और आप यू कैन सी इट्स अ ह्यूज एंड रैप अराउंड वेसल। और इन्फीरियर में भी जो चेंजेस आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये भी क्योंकि सब टोटल थी और ये काफ़ी इसका साइज़ भी था काफ़ी बड़ा। सो इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। सो ये OM सॉरी डायगनल ब्रांच को पहले हमने प्रिपेयर किया। इट वाज अ बेसिकली 2.5 का एनसीजर पहले नहीं घुस सका था, फिर 2 का बैलून लिया, इससे ये प्रिपेयर हुआ। और उसका बाद हमने ड्रग इलेटिंग बैलून इसको डेब किया है, राइट। डेब बेसिकली डेब क्या चीज़ है? डेब ड्रग इलेटिंग बैलून है। जो नॉर्मल बैलून होता है उसमें उसके ऊपर ड्रग नहीं लगी हुई होती। उसमें क्या है, सिर्फ आप मैकेनिकली उसको खोल देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके रिकॉइल करके और दोबारा से एक्लोजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो डेब अगर कर दिया जाए तो उसका जो उसकी हीलिंग है और बाकी क्योंकि ड्रग उसमें डिलीवर हो जाती है तो थ्रोम्बोसिस उसके ऊपर और बाकी उसके जो दिस इज़ फार मोर सुपीरियर टू सिंपल जस्ट बैलूनिंग। और सेकेंडली आजकल बहुत से जो डाटा आ रहा है हमारे पास डेब के हवाले से, जो ख़ास तौर पे इतनी ज़्यादा
डायमीटर के वेसल्स नहीं हैं, इस साइज़ के जो वेसल्स हैं और उसके लिए हम डेब यूज़ करते हैं और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसकी पॉजिटिव रीमॉडलिंग भी, वेस्कुलर रीमॉडलिंग भी होती है। सो ख़ास तौर पे साइड ब्रांचेस के लिए बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। इसमें डेब क्यों किया, इसमें स्टेंट क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि ये मेन एलईडी है और जो जिधर से ये स्टार्ट हो रही है वेसल, उस जगह पे ये परफेक्ट है, मेन एलईडी उस जगह से ठीक था। सो अगर हम स्टेंट इसको करते हैं तो एलईडी उस जगह से पिंच हो सकती थी, कंप्रोमाइज़ हो सकती थी, लेकिन इसको सिर्फ हमने डेब किया और ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक, ये अब एलईडी भी बेहतरीन हो गई है और सॉरी अब मैं दोबारा आपको फाइनल रिजल्ट्स इसके दिखा देता हूँ। पहले हमने वायर के साथ व्यूज़ लिए, ये देख रहे हैं, ये जो डायगनल ब्रांच है ये भी कम्प्लीटली ओपन हो गई और ये हमारी एलईडी भी ओपन हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई है। और चलें रनिंग में चलाएं। सो इट वाज वन ऑफ द बेसिकली क्लासिक्स बट वेरी टाइम टेकिंग केसेस। और इसमें जितनी भी टीम है, ख़ास तौर पे मेरे साथ डॉक्टर इमाद थे हु असिस्टेड मी एक्चुअली, उनकी भी हमें बड़ी हमें मतलब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारा चीज़ें मैनेज की और साथ मदनी आप भी थे और कौन बाकी जितने भी स्टाफ थे। इट वाज अ बेसिकली टीम एफर्ट। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ है, पेशेंट की सबसे पहले तो जान बची है, उसके बाद पेशेंट के एलवी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जो स्टार्ट में हमने जो किया उस 30% था, तो लाइकली अब क्योंकि सारी वेसल जो है वो उनको हमने एड्रेस कर लिया है और थिकनेस भी प्रिजर्व थी, तो लाइकली ये 60% पे वापस आ जाएगा। राइट, सो काफ़ी मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको हम सम अप करते हैं। बस अब एक थी उसका हमें दिखा दे, एक एको का क्लिप था जो, अच्छा ये पेशेंट आए थी, इसको अब सिर्फ रनिंग में चला दें। बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये था कि पेशेंट जस्ट शी केम ऑलमोस्ट 50 years old female, she complain presented with complaints of shortness of breath and रेस्टलेसनेस, जिसे घबराहट कहते हैं ना पेशेंट्स, तो घबराहट के साथ आई थी। सो इसकी फिज़िकल एग्जामिनेशन वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम कार्डिक पैथोलॉजी और फिज़िकल एग्जामिनेशन पे पॉजिटिव फाइंडिंग थी। उसके बाद हमने इनकी एको की, ये उसकी एको का क्लिप है, व्हाट यू कैन सी इज़ a dilated heart, a dilated left ventricle, not so much dilated but actually at least hypokinetic. So साथ इसकी ये mitral regurgitation है, moderate to severe, roughly moderate mitral regurgitation है। सो साथ इसके जब हमने उसके pulmonary pressures चेक किए, एक इमेज मैंने आपको भेजा था, वो जरा खोलिएगा टीवी पे जी जिसमें लिया हुआ है जी, एक इमेज था आई थिंक वो इसका, हाँ यही वाला है, इसको ज़रा बड़ा कर लो। सो ये बेसिकली कंटिन्यूस वेव डॉपलर है जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व के अक्रॉस हम उसको डाल रहे हैं और ये उसका ग्रेडियंट्स आ रहे हैं और ये 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। सो this shows pulmonary hypertension, moderate pulmonary hypertension. So basically this was a patient with HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction with pulmonary hypertension, and actually these were causing her symptoms of shortness of breath and restlessness. So thank you very much. For any question, if anyone wants to ask. सर ये जो इवॉल्विंग एमआई होता है इसके बारे में कुछ बता दें। जो इवॉल्विंग एमआई होता है कि हमारे Evolving MI है ना, टी वेव जो है ना वो इनवर्जन होती है, लेकिन एस हमारे पास ऊपर एलिवेट आ रहा होता है, लेकिन टी जो है ना वो नीचे की तरफ आ रही होती है। नहीं यार, सिर्फ आप टी वेव की बेस पे आप इवॉल्विंग एमआई लेबल नहीं कर सकते। मैंने जिस तरीके से पहले बताया ना, जी जी इट्स ऑलवेज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस। इस्कीमिया इज ऑलवेज टी वेव, कई दफ़ा टी वेव इन्वर्जन्स हैं, लाइक सिर्फ हम कह दें जी जिसमें टी वेव इन्वर्जन है वो इवॉल्विंग एमआई है, जी जी। और वो जो मैंने आप स्टार्ट में 19 फीमेल उसमें भी टी वेव इन्वर्जन है ना। नहीं सर, मैं वो मतलब एक हमारे पास एस जो है ना वो भी एलिवेट है। S कैसे elevate हो सकती है? एलिवेशन है, लेकिन उसके साथ फिर ऐसे होके फिर नीचे जो है ना टी वन के यू मीन एसटी एलिवेशन? जी जी, ST एस एलिवेशन नहीं, एसटी हाँ एलिवेशन। जी सो एसटी एलिवेशन है और साथ टी वेव इन्वर्जन है, उसके भी बहुत सी वो हो सकते हैं आगे से पॉसिबिलिटीज़ क्यों हो रहा है। नॉट नेसेसरीली इवॉल्विंग एमआई, कोई ओल्ड एमआई हो सकता है। इवॉल्विंग तो मतलब ना कि जो चल रहा है, इवॉल्विंग एमआई का मतलब ये है कि इस्कीमिया ऑनगोइंग चल रहा है,
ठीक है, उसमें कोई ईसीजी चेंजेस आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती। एसटी एलिवेशन अगर हो जाए तो उसको एसटी एलिवेशन एमआई के तौर पे डील करेंगे, फौरी तौर पे उसकी प्राइमरी पीसीआई करेंगे। और अगर नहीं है तो, लेकिन वैसे हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो उसका हम ईसीजी और ट्रॉप और अनस्टेबल एंजाइना की बेस अगर वो कैटेगरी पे पूरा उतरता है तो विद इन 24 आवर्स हम उसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, और अगर स्टेंटेबल है तो स्टेंट कर देंगे, अगर बाय कैबेज वाला केस है तो कैबेज के लिए रेफर कर देंगे, राइट। सो एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना, इनमें हमारे पास 24 आवर्स का टाइम होता है। विद इन 2 to 24 आवर्स हमें एंजियोग्राफी करके और उसके बाद उसकी लीजन्स को फिक्स करना होता है। और अगर स्टेमी है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट किया और आपने स्टेमी को डायग्नोज कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया है, सर जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली shift the patient to cath lab and do the primary PCI of the infarct related artery। जो आर्टरी उस टाइम बेसिकली उसमें जो ब्लॉक है आर्टरी, जिस आर्टरी की वजह से एमआई हुआ है, उसको फौरी तौर पे खोलना स्टेंट की मदद से और वेटावर जैसे भी है उस टाइम उसको खोलना ज़रूरी है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को मेरा ख्याल है बंद कर देते हैं, अभी काफ़ी लंबी हो गई होगी और